तो आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिस्कशन करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इंग्लिश में इसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ बोल देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये जो टॉपिक है ये आपको प्री और मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा डेप्थ हम लोग चलेंगे, और इसमें जो है एक आपका ओल्डर कंसेप्ट है और न्यूअर कंसेप्ट दोनों है। तो ओल्डर व्यू में आपके 3 चरण हो जाते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 आपके ओल्डर व्यू में है। तो इसको मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ, आपका क्या क्या इसमें देखना है। तो हमें देखना है ओल्डर व्यू या ओल्डर कंसेप्ट कह लीजिए, हिंदी में आप प्राचीन ले सकते हैं। और फिर एविडेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, एविडेंस समझ रहे हैं? हाँ, साक्ष्य या प्रमाण कुछ भी कह लीजिए। और जो हमें लास्टली देखना है वो देखना है न्यूअर कंसेप्ट या फिर न्यूअर व्यू। ठीक है, तो अब इसमें ओल्डर व्यू के अकॉर्डिंग जो है ये आपका 3 पार्ट है, याद है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसको अभी फिर आगे डेप्थ में हम लोग देखेंगे। और साक्ष्य जो है ये आपको साक्ष्य 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो आपका डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो डायरेक्ट एविडेंसेस में क्या क्या आएंगे? डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा? मतलब कि प्रत्यक्ष रूप में हमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में अगर कुछ हमें चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? अर्थ को डिग करेंगे, खोदेंगे, और अर्थ को डिग करके जो उसके अंदर हमें चट्टानें मिल रही हैं उसका अध्ययन करें, तो फिर वो हमारा डायरेक्ट एविडेंस होगा। डायरेक्ट एविडेंस में हमारा और क्या आ सकता है? तो एक हमारा आ सकता है वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थात ज्वालामुखीय उद्गार से जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ वो भी तो हमारा अंदर से ही आया। तो डायरेक्ट एविडेंस में आपका ज्वालामुखीय उद्गार भी आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस में आपका क्या क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें मिल रहे हैं, मतलब कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि कितने ये पे, बट मिल रहा है। प्रमाण तो है, कुछ चेंजेस ये ला रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ से आया। ठीक है, कितनी गहराई से आया। तो इसमें क्या क्या हो सकता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस में? बिल्कुल, आपका तो अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक नहीं लिख करके हम लोग इसको लिखते हैं सीस्मिक वेव्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं ये 2 था। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो डिगिंग ऑफ अर्थ, डिग करने से जो मिला, और दूसरा वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो वोल्केनिक केवल मैं लिख रहा हूँ, इरप्शंस आप लोग जोड़ लीजिएगा। इनडायरेक्ट में हम लोगों का क्या क्या हो गया? ठीक है, सीस्मिक वेव्स हो गया। क्यों जनरेट होगा? प्लेट टेक्टोनिक में बताया था मैं, सीस्मिक वेव्स प्लेटों के संचलन से। ठीक है, प्लेटों के संचलन से आपका सीस्मिक वेव्स जनरेट होता है, और उस सीस्मिक वेव्स का स्टडी किया गया, तो फिर उसको हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंसेस में रखें। क्यों इनडायरेक्ट एविडेंसेस में? क्योंकि ये जहाँ पर आपको भूकंप जनरेट हुआ वहाँ से कई किलोमीटर दूरी पर इसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ वगैरह इस समय आ चुका था, तो इस वजह से इसका मतलब कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस में रखा गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए? मेटियोर इम्पैक्ट, मेटियोर्स लिख सकते हैं। मेटियोर्स नहीं, एक्चुअली अगर कहा जाए तो मेटियोराइट। ठीक है ना, जो उल्का पिंड गिर रहे हैं। ठीक, बिग बैंग थ्योरी के क्या कहता है कि पूरी ब्रह्मांड एक ही चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज़ से बना है, तो हो सकता है कि जो उल्का का जो उसमें चट्टानें हैं या जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन अर्थ के अंदर होगा। ये 2 हो गए, सीस्मिक वेव्स, मेटियोर्स, और तीसरा जो है वो है आपका स्टडी ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये भी जो है इसको मैं केवल आपका स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख देता हूँ, आप लोग ये कर लीजिएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। क्या रेशियो है? 32 मीटर
पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने 2 डायरेक्ट सोर्सेस देखा और 3 इनडायरेक्ट सोर्सेस देखा। यहाँ पर जो आपका मेटियोर्स है इसको आपको कई जगह पर डायरेक्ट सोर्सेस में भी रखा गया है और कई जगह पर इनडायरेक्ट सोर्सेस में भी रखा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका एनसीईआरटी कहता है कि इनडायरेक्ट सोर्स है और मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स है और कौन सा डायरेक्ट सोर्स है। रीजन क्या है, मेटियोर्स को मैं इनडायरेक्ट में क्यों रखा हूँ या फिर एनसीईआरटी क्यों इनडायरेक्ट में रखे हुए हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये हो जाता है कि जब कोई मेटियोराइट्स गिरता है तो उसके जो बाहरी परत हैं वो आपको पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो गिरता है वो बस आंतरिक ये रह जाता है। तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट सोर्सेस में रखा गया, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से नहीं निकाला जा रहा है, पृथ्वी के बाहर से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट सोर्सेस में रखा गया है, बाहर से आ रहा है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि किन कंडीशंस में सिस्मिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। ओनली इन द अर्थक्वेक, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका रह सकता है कि भूमिगत परमाणु परीक्षण। थर्ड ऑप्शन आपका हो सकता है, क्या हो सकता है, सुनामी, ठीक है। उसके बाद कूट बना दिया जाएगा 1 2 3 3 2 1 या 3 1 ली 1 1 ली, कौन सा होगा, ऑल है। तीनों से आपका सिस्मिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं, तीनों के अलावा और भी हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, सिस्मिक वेव्स के बाद आपको सुनामी आएगी या सुनामी के बाद सिस्मिक वेव्स आएंगे? भूकंप के बाद सुनामी आती है या सुनामी के बाद भूकंप आता है? भूकंप के बाद सुनामी आती है और सुनामी के बाद भूकंप नहीं आता है। तो सुनामी के बाद भी आपको भूकंप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सुनामी के बाद भी आपको भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन सुनामी हमेशा कब जनरेट होगा, जब भूकंप आएगा तभी जनरेट होगा, ठीक है ना। सुनामी के केस में कंडीशन है कि सुनामी से पहले भूकंप आवश्यक है, लेकिन अर्थक्वेक में आपको पहले अर्थक्वेक होगा, फिर सुनामी, और फिर बाद में भी अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जो हमें डायरेक्ट सोर्सेज से मिले थे, चाहे वो डिगिंग हो या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, यानी कि इसके आधार पर हमने क्या बताया, वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ये बताया गया कि जो हमारा आउटर सरफेस है, अर्थात भूपर्पटी का ऊपरी परत, वो बहुत ही थीन है, ठीक है। और ये भूपर्पटी का ऊपरी परत, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ भूपर्पटी का ऊपरी परत। अगर क्रस्ट की मोटाई आपको 40 किलोमीटर है तो मैं जस्ट ऊपरी परत बोल रहा हूँ। तो ये जो ऊपरी परत है ये आपको, इसको सेडिमेंट्री रॉक बोला गया और सादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और इसकी मोटाई जो है वो आपको 0.8 से लेकर के 1.6 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये बताया गया। और सादी चट्टानें जो मतलब कि मिट्टी जो आपकी बनी हुई है, ठीक है, तो मिट्टी की मोटाई जो है वो आपको यही है। इसको केवल मिट्टी नहीं बोल सकते हैं, ऊपर की जो मतलब कि जिसमें हम लोग खेती करते हैं वैसी वाली मिट्टी। अब इसके नीचे जो है ये आपका क्रिस्टलाइन रॉक्स आ जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े क्रिस्टल टाइप के रॉक्स आते हैं, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो आपको 3 किलोमीटर तक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डेप्थ क्या है। और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो आपको 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट एविडेंसेस से आपको कंक्लूजन निकाला गया, उसमें यह भी था कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो आपका 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब है। और जो आपका क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी है वो आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो आपका कोर का जो एवरेज डेंसिटी है वो आपका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो परेशान नहीं होना है। बस आपको कंक्लूजन क्या निकालना है कि नीचे की तरफ जाने पर आपका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और नीचे की तरफ जाने पर आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एविडेंसेस से ये कंक्लूजन निकाला गया कि नीचे की तरफ अर्थात कोर की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये हमारा डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब नीचे जाने पर क्या होता है कि एक क्रिटिकल लिमिट आती है, हर एक चीज़ की क्रिटिकल लिमिट होती है। तो डेंसिटी का भी एक क्रिटिकल डेंसिटी होता है।
जिसके बियॉन्ड आपकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो कोर जो है, इनर कोर, वो आपका उसी लिमिट पर पहुंच जाता है, उस क्रिटिकल डेंसिटी पर पहुंच जाता है कि आपका और ये डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। और यही रीज़न है कि आपका इनर कोर जो है वो आपका सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और बाकी सारे लिक्विड या फिर मॉल्टेन स्टेट में रहते हैं। अभी और आगे हम लोग चलेंगे स्टेनोस्फीयर में, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मॉल्टेन या फ्लूइड वगैरह क्या है, ठीक है। तो अब इससे एक और कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रहा है, तो जो हेवीएस्ट मटेरियल है वो हमारे अंदर की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा कोर है वो हमारा नीफे से बना हुआ है, अर्थात निकेल और फेरस से बना हुआ है। अगली चीज़ हमें डायरेक्ट सोर्सेज से पता चली, वो हमें ये पता चला कि ये टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है ये आपको कांस्टेंट रेट से नहीं इंक्रीज कर रहा है, अर्थात जो 32 मीटर पर सेकेंड जो है ये आपको कांस्टेंट कोर तक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको केवल 100 किलोमीटर तक ही ये रेशियो चलता है और बाद में ये रेशियो घट जाता है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर जाने के बाद जो है अर्थ जो है, स्टोन जो है, रॉक जो है, वो आपको मॉल्टेन स्टेज में पहुंच जाते हैं, अर्थात फ्लूइड स्टेज में, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जेली देख रहे हैं, जेम जेली जो होता है लगभग वही स्टेट पहुंच जाता है, लेकिन पूर्णतः लिक्विड नहीं होता है। और इस स्टेज को स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। ये आपको 100 से 400 किलोमीटर के बीच रहता है, ठीक है। तो और ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है ये आपको केवल 100 किलोमीटर तक ही आपका 32 मीटर पर सेकंड होता है, और 100 किलोमीटर तक पहुंचने में इसको लगभग टेम्परेचर जो हो जाता है वो आपका 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ से इस टेम्परेचर पर आपका कोई भी रॉक मेल्ट कर जाता है। नीचे जाने पर हमारा टेम्परेचर जो है वो आपको 100 किलोमीटर तक ही बढ़ता है, और ये इसका रेट होता है 32 मीटर पर सेकंड। इसके पीछे रीजन क्या हो जाता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, अर्थात जो अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, वो हमेशा एनर्जी को एमिट करते रहते हैं। तो ये एनर्जी जो एमिट करते हैं इससे अर्थ का इनर टेम्परेचर आपको इंक्रीज करता है। तो ये आपको 32 मीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करता है 100 किलोमीटर तक। अब एक क्वेश्चन ये उठता होगा कि इसके नीचे क्यों नहीं तब इसी रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो जो मैं आपको बताया हूँ कि सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल, अर्थात जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर रह जाएंगे और हेवीएस्ट मटेरियल ही नीचे जाएंगे। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो आपको लगभग 100 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से 100 किलोमीटर तक ये रेट रहता है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि इसके बाद जो है रेट कम होता है, रेट जो है 0 नहीं हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस और अर्थ का कोर जो है वहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी कुछ तो रेट है ना, कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो जाता है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो उनकी परसेंटेज कम हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा रीज़न कि इन पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने पर भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। सिस्मिक वेव्स, हिंदी में इसे भूकंपीय तरंगे बोल दिया गया। और ये जो है 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया हमारा बॉडी वेव, दूसरा हो गया सरफेस वेव। तो बॉडी वेव आपका 2 प्रकार का, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जिसको कि पी और एस के नाम से जानते हैं। और फिर सरफेस वेव्स आपका फिर से 2 प्रकार का हो जाता है, रेले वेव और लव वेव, ठीक है, जिसको कि आप लोग एल वेव्स के नाम से ही ज़्यादा सुनते हैं। और इसमें जो है हमें एल वेव्स जो है या सरफेस वेव्स जो है ये आपको ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ज़्यादा क्षति जो है वो आपको सरफेस वेव से होती है, और पी और एस से ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचती है। ये बॉडी के अंदर रहता है, अर्थात अर्थ के अंदर रहता है। और यहाँ पर हमें केवल इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है, तो इस वजह से हम लोग पी और एस को ही यहाँ पे कवर करेंगे, और आर और एल जो है इसके साथ साथ पी और एस, इन चारों को हम लोग जो अर्थक्वेक वाला चैप्टर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो पी वेव्स को हम लोग प्राइमरी वेव और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे कहते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है अर्थक्वेक में आपका एक फोकस होता है, ठीक है, जिसको कि हिंदी में केंद्र कहते हैं, और दूसरा एक होता है हमारा एपी सेंटर। पता है दोनों। तो इसमें आपको क्वेश्चंस क्या कैसे बन सकता है कि एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं।
आपको याद ये रखना है कि केंद्र जो है ये हमेशा पृथ्वी के अंदर रहेगा, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में केंद्र होगा। यहाँ से जो है आपका क्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक यहीं से जनरेट होगा। और अर्थक्वेक के सबसे नज़दीक वाला जो धरातल का हिस्सा है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की गई, उस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं, या उस जगह को एपी सेंटर कहते हैं। तो इसके बाद जो है बॉडी वेव्स को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। अब जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो प्राथमिक तरंगें जो हैं इनको अनुदैर्ध्य तरंगें भी कही जाती हैं, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल। ये जस्ट लाइक आपका साउंड वेव की तरह प्रोपेगेट होता है। साउंड वेव आपको कैसे प्रोपेगेट होता है? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, मतलब कि एक बार संपीड़न होता है फिर विरल होता है, ठीक है। इस तरीके से साउंड आपको जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से हम ये कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से साउंड पहुँचता है, ठीक है। फिर जहाँ पे डेंसर मीडियम मिलेगा वहाँ पर नज़दीक हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आपका प्राथमिक तरंग जो है ये डेंसर मीडियम में फास्टेस्ट स्पीड से गुजरेगा। तो डेंसर मीडियम आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड हो गया। तो सॉलिड में फास्ट गुजरेगा। और जहाँ पर आपका रेयर मीडियम मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसको भी याद रखिएगा कि सॉलिड में ये फास्टर गुजरेगा। सॉलिड में भी अगर दो सॉलिड मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो डेंसर सॉलिड होगा उसमें फास्ट गुजरेगा। जैसे कि एक अगर लोहा मिला दूसरा लकड़ी मिला तो लोहे में तेज़ी से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ये आपको जस्ट लाइक साउंड वेव है तो ये आपको सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, और जाने के लिए ये आपको गैस में भी जाएगा। चूँकि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर गैसों की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसको गैस नहीं लिखा हूँ। तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द्वितीय तरंगे पर। तो द्वितीयक तरंगे जो हैं इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। जस्ट लाइक आपको एज ए लाइट सोर्स जैसे जाता है वैसे ये भी गुजरेगा, ठीक है। और ये आपका पैरेलल मोशन कर रहा था और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर मोशन करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये गुजरेगा, ठीक। ये परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपेगेशन, अर्थात जहाँ से वेव जनरेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर ये फ्लो करेगा। और ये आपको वेव के पैरेलल गुजरेगा, समानांतर ये गुजरेगा और ये लंबवत गुजरेगा। अब ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, जस्ट लाइक लाइट। और ये इसमें जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि एस वेव जो है ये आपको केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ही गुजर सकता है, लिक्विड में नहीं गुजरेगा। इसको याद में रखिएगा। ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि इस एस वेव जो है केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है। क्लियर? अब जो है थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग पी और एस वेव का डायग्राम देख रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी वेव्स का ग्राफ हो गया। ये जस्ट हल्का ट्रिमर देगा। ये आपका पैरेलल टू वेव होगा, पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन करेगा। अगर प्राइमरी वेव से मिलता है तो यहाँ पे आपको जस्ट इस तरीके का झटका मिलेगा। जैसे कि अगर जब भूकंप आता है तो उस टाइम आपको पंखा थोड़ा सा हिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जो एस वेव आएगा तो सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, तो ये आपको परपेंडिकुलर मोशन करता है। तो परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो इसमें आपको इस तरीके के लंबवत किरणें देखने को मिलेगी और इसमें आपका पंखा जो है वो ज़्यादा डोल सकता है। और जो सरफेस वेव्स आएगा इन दोनों के इंटरेक्शन से जो जनरेट होगा वो आपको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करेगा। इस वजह से इसमें कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन सब मिलेगा, ठीक। तो इसमें आपको बिल्डिंग कोलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरफेस वेव्स आपका ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि पी वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और पी वेव से कम एस वेव की होती है और सबसे कम जो है वो आपकी सरफेस वेव्स की होती है, ठीक है। और सरफेस वेव की प्राइमरी वेव्स की आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से सबसे पहले अर्थ पर इसे पी वेव्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, अर्थात सिस्मोग्राफ में सबसे पहले आपका पी वेव आएगा और वो इस तरीके का ग्राफ बनाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो आपको 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। स्पीड आपको नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि पी वेव सबसे पहले पहुंचता है। इसके जस्ट बाद आपको हाफ स्पीड से सेकेंडरी वेव्स पहुंचता है। तो चूंकि ये हाफ स्पीड से पहुंचता है तो इस वजह से ये लेट पहुंचेगा पी वेव्स की अपेक्षा। और ये दोनों के इंटरेक्शन के फलस्वरूप सरफेस वेव्स जनरेट होता है। तो
ये सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा, लॉजिक के थ्रू आप याद रखिए। तो अब जो है अर्थ के अंदर हमारा मटेरियल्स की डेंसिटी के अनुसार मटेरियल्स अरेंज है, अर्थात हाईएस्ट डेंसिटी आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट डेंसिटी आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़, कोई तरंग आपको रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी आपको पी वेव और एस वेव आपको रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं रिफ्रैक्शन के आधार पर जो है हम लोग आपको जो मॉडर्न व्यू बनाया गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, वो इन्हीं रिफ्रैक्शन के अध्ययन पर बनाया गया है। धरती के अंदर जो है आपको पी वेव और एस वेव की स्पीड में आपको डिफरेंस आता है और फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये आपको बेंड करता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ये जो है आपका पी वेव्स का ग्राफ है और ये वाला एस वेव का है। तो पी वेव्स, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो पी वेव्स हमारा इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, ये चूँकि सॉलिड में जा रहा है और ये बेंड क्यों कर रहा है, तो यहाँ से चलने के बाद इसको डेंसिटी हाई मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंड कर रहा है और फिर यहाँ पर इसकी डिक्रीजमेंट हो रही है। वैसे ही आपकी स्पीड में भी आप ये चीज़ कह सकते हैं कि स्पीड जो है यहाँ तक आपको बढ़ेगा और फिर यहाँ से स्पीड घटना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी और जैसे जैसे ये नीचे पहुँचेगा इसकी डेंसिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगा स्पीड घटती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मे भी आपका क्वेश्चन वगैरह ये कर दें, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और फिर आपको एस वेव्स, आपको पी वेव जो है आपको यहाँ तक जो है वो आपको क्लियरली पास करेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा लिक्विड स्टेट मिल रहा है। वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा डेंसिटी हाई और वहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, अर्थात सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको वेव्स आएंगी वो कुछ इस तरीके की आएंगी जो कि ज़्यादा बेंड होगी और इस तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक इधर भी। अब यहाँ पर ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं ये हमारा इनर कोर है। इनर कोर कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो ठोसिया अवस्था में है, तो यहाँ पर आकर के ये फर्दर बेंड करेगा। तो ये वेव जो है ये आपको ऐसे आया, यहाँ पे बेंड किया, फिर आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग बीच में बेंड ले सकता है, उसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। और फिर उसके बाद डेंसिटी यहाँ पर जो है आपका मीडियम वाला बेंड है, क्योंकि ये लिक्विड मिल रहा है तो ये लिक्विड मीडियम वाला बेंड है। और फिर ऐसे इसमें जो है एस वेव जो हमारा इनर कोर से गुजरेगा, जब तक ये कोर तक पहुँच रहा है इसकी डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी और जब ये कोर से बाहर निकलेगा तो डेंसिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इतना मतलब डेप्थ कंसेप्ट आपको पीसीएस में नहीं आएगा। और इसमें आपको याद क्या रखना है, तो शैडो जोन याद रखना है। तो चूंकि यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो कुछ ऐसे एरियाज मिल जाते हैं जहाँ पर कि आपको पी वेव रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये मैं ग्राफ बनाया हूँ तो ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे, ये सारे एरियाज में आपको पी वेव्स के ग्राफ मिलेंगे, बट 105 डिग्री के बियॉन्ड आपको कुछ दूरी तक पी वेव्स नहीं दिखते हैं, ग्राफ पर नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? तो 142 डिग्री तक नहीं आएगा। लोग ये याद रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 105 डिग्री से 142 डिग्री तक आपका पी वेव शैडो जोन है। अब हम लोग आते हैं एस वेव पे। तो एस वेव आपका केवल और केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है। तो ये वाला हमारा तो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मीडियम है, ये वाला हमारा लिक्विड मीडियम है और फिर ये सॉलिड मीडियम है। अब इसके बाद जो है एस वेव इसमें ट्रेवल किया ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। 105 डिग्री तक जैसे ये मिला था वैसे ये मिला। ये डिग्री पर एग्जैक्ट मत जाइएगा, कुछ बुक्स में जो है 102 भी मिल सकता है आपको, तो डिजिट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट आप लोग 105 ईजिली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है लिक्विड वाले पे हम आते हैं। तो लिक्विड में एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, ये मैं बता चुका हूँ कि लिक्विड में एस वेव ट्रेवल नहीं करता है। तो जो आपको एस वेव इस बाउंड्री पर टकराएगी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चूँकि ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो ये अंदर वाला जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड जो पार्ट है, इस पे नहीं पहुंच पाएगा, तो इस वजह से इससे भी नहीं गुजरेगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एस वेव्स कोर से गुजरता है कि नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक और जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है एस वेव शैडो जोन।
अर्थात एस वेव का शैडो जोन कहाँ पे बनता है, जहाँ पर कि एस वेव रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एस वेव कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये 105 डिग्री के बियॉन्ड रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो 105 डिग्री तक ही एस वेव मिलता है और 105 डिग्री से आगे आपको एस वेव नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पी वेव और एस वेव का कंसेप्ट है। और जस्ट लाइक पी वेव, एस वेव की भी आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और फिर लास्ट में घटती जाएगी। तो अब तक हम लोग पी और एस वेव की प्रॉपर्टीज वगैरह देख लिए थे और सोर्सेस देख लिए हैं। अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं, जिसमें कि आपका आएगा कि ओल्डर व्यू में क्या कहा गया और प्रेजेंट व्यू या फिर न्यूअर व्यू में क्या दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं और इसे कंक्लूजन भी कह लीजिए या फिर ओल्डर व्यू कह लीजिए शॉर्ट में। तो ओल्डर व्यू जो है इसके अनुसार, ठीक है, ओल्डर व्यू डिराइव कैसे किया गया, तो ये आपको प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू प्लस वेगनर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्लस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट में। अब इसमें क्या कहा गया कि वेगनर ने क्या कहा था कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है। ठीक है, तो एक चीज़ हो गया कि आपका ये अगर हम क्रस्ट कहें तो इसके नीचे हमारा मेंटल दे दिया गया। ठीक है, और मेंटल को कह दिया गया सीमा। ये हमारा क्रस्ट वाला जो एरिया है ये सियाल हो गया और मेंटल वाला जो एरिया है वो सीमा हो गया और इसके नीचे जो है ये आपका कोर वाला एरिया है और इसका नीफे दे दिया गया। ठीक है, ये आपको केमिकल कंपोजिशन पे था। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या हो गया, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम और यहाँ पर निकल और फेरस, इनकी बहुलता। तो ओल्डर व्यू में हमारा 3 पार्ट किया गया, सियाल, सीमा और नीफे, या फिर इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर, कोई भी नाम आप लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कंसेप्ट दिया डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हिंदी में असंबद्धता। तो असंबद्धता होती क्या है, जब भी कोई रीजन चेंज कर रहा है, अगर आप सियाल से सीमा में जा रहे हैं अर्थात भू परपटी से मेंटल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन जोन मिलेगा जहाँ पर कि आपको दोनों के ही केमिकल कंपोजिशन मिलेंगे। ठीक है, अर्थात वहाँ पर आपको सिलिकॉन भी मिलेगा, एल्युमिनियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। तो इस जोन को आपको असंबद्धता नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सियाल और सीमा के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, क्या नाम है उसका, सियाल, सीमा और नीफे, मैं इसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो असंबद्धता पाई गई इन दोनों के बीच में, इसका नाम दे दिया गया मोहोविसिक। ठीक है, मोहोविसिक असंबद्धता या मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, इसको आप लोग मोहो असंबद्धता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रसियन जोग्राफर के नाम पर था, इनका नाम था मोहोरोविसिक नाम था, तो इनके ही सम्मान में इसका नाम दे दिया गया। साइंटिस्ट जोग्राफर का नाम नहीं याद रखना है, बस मोहो डिसकंटिन्यूटी याद रखिएगा कि सियाल और सीमा के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। और यहाँ पर आपको सीमा और नीफे अर्थात मेंटल और कोर के बीच में जो आपको डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो है आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ओल्डर व्यू में बस आपको यही लिखना है कि सियाल, सीमा, नीफे, जिसमें कि इन्होंने दिया था कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है और नीफे जो है उसको सॉलिड पार्ट बताया था। और यहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी की चर्चा करनी है और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की चर्चा करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना कंक्लूजन बनाइए, डायग्राम बनाइए, आपका आंसर कंप्लीट है ओल्डर व्यू के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूअर व्यू पे। ओल्डर व्यू के बाद अब हम लोग न्यूअर व्यू पे देखते हैं, अर्थात जो प्रेजेंट व्यू जो दिया गया है, जो मॉडर्न व्यू दिया गया है कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये ओल्डर व्यू जो था वो हमारा केमिकल कंपोजिशन पर था केवल, और ये जो है फिजिकल कंपोजिशन पर भी आ गया। इसका स्टडी कैसे किया गया, तो सिस्मिक वेव्स में। ठीक है, और जब तक आपसे क्वेश्चंस इस टाइप से ना रहे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपको सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग बताना है, तब तक आप लोग पी और एस वाला कंसेप्ट नहीं जिक्र कीजिएगा। केवल इससे आपका वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 डायग्राम बनेंगे और वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका रहे कि सिस्मिक वेव्स की सहायता से तभी जा करके पी और एस वाला कंसेप्ट देना है। तो चलिए इसके बाद समझते हैं। तो हमने क्या देखा था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 चीज़ें
आपको ओल्डर व्यू में दे दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय। ये हमारा हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया हमारा ओशियानिक क्रस्ट। तो कंटिनेंटल क्रस्ट में आपको सियाल की बहुलता होती है, अर्थात सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट होगा वहाँ पर सीमा की बहुलता होगी, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होगी। तो ये जो होता है इसको ग्रेनाइटिक चट्टान भी बोलते हैं। ग्रेनाइट्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं और इसे बेसाल्टिक बोलते हैं। तो बेसाल्ट वाला जो है वो उसमें मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, फेरस कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये जो होता है वो अम्लीय होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये क्षारीय होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सिलिका की मात्रा किस में ज़्यादा रहती है। तो सिलिका की मात्रा आपको महाद्वीपीय भूपर्पटी में ज़्यादा रहती है और महासागरीय भूपर्पटी में सिलिका की मात्रा कम होती है। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद अब जैसे हमारा वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी था, असंबद्धता था, यहाँ भी हमारा डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। क्योंकि दो प्लेटें अलग अलग हो रही हैं तो महाद्वीपीय भूपर्पटी को महासागरीय भूपर्पटी, इन दोनों के बीच में आपको कोनरोड डिसकंटिन्यूटी मिलती है, अर्थात कोनरोड असंबद्धता। अब इसके बाद कोर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी बता चुका हूँ। फिर से यहाँ पे मेंटल को दो भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। अब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल इन दोनों के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, ऐसे ही याद कीजिएगा। और जो डिस्टेंस है इसको मैं डायग्राम में मेंशन कर रहा हूँ। तो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। अब ऊपरी मेंटल को आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी मेंटल जो है वो थोड़ा सा सॉलिड है, ठीक है, अर्थात क्रस्ट के बाद जो है मेंटल स्टार्ट होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि क्रस्ट आपका बिल्कुल सॉलिड और मेंटल जो है तुरंत जेली लाइक स्ट्रक्चर तुरंत नहीं स्टार्ट होगा। तो ऊपरी जो मेंटल है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। और इस पूरे सॉलिड पार्ट को अर्थात महाद्वीपीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग जितना सॉलिड है इस पूरे पार्ट को लिथोस्फीयर कहा गया, ठीक है। मतलब कि जितना भी सॉलिड भाग रहेगा वो लिथोस्फीयर हो गया आपका। अब इसके बाद ऊपरी मेंटल का जो निचला भाग है वो सेमी सॉलिड है, ठीक है, और इसको स्टेनोस्फीयर कहा गया है। तो जो ऊपरी मेंटल का निचला हिस्सा है वो सेमी सॉलिड हो गया और इसको स्टेनोस्फीयर नाम दिया गया है। ये वीक रॉक्स वाला पोर्शन है, अर्थात यहाँ के जो रॉक्स हैं वो वीक होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। और ये लगभग आपको मोल्टेन स्टेज में होते हैं और यहीं से हमारा मैग्मा वगैरह जो आता है या लावा जो भी आता है भूकंप के ज्वालामुखी के दौरान वो हमारा ऊपरी मेंटल के निचले हिस्से से आता है मुख्यतः। और मैग्मा चैम्बर यहीं होता है, इसमें आपका मैग्मा रहता है और जो प्लेटों के बीच संचलन के लिए कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है वो भी इसी चैम्बर में जनरेट होता है। तो ये तो ऊपरी मेंटल में थे। अब निचली मेंटल में हम आते हैं। निचली मेंटल आपका लगभग सॉलिड स्टेट है, ठीक है। और ये कैसे प्रूव होता है कि ये सॉलिड है? तो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र से एस वेव आपको गुजरती है, तो इस क्षेत्र से एस वेव गुजर रही है तो इस वजह से ये सॉलिड होगा। चूँकि हमने पढ़ा है कि एस वेव जो है वो केवल सॉलिड मटेरियल से गुजरती है। और इसके बाद जो है आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, मैं लास्ट ये मैं बता चुका हूँ। फिर कोर को जो है दो भाग में बांटा गया, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता हो गई। बाहरी कोर जो है ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड है कैसे पता चला? क्योंकि इसमें से हमारा एस वेव नहीं गया, ठीक है। एस वेव लिक्विड भाग से नहीं गुजरता है, तो जो बाहरी कोर था इसमें से एस वेव नहीं गया तो इस वजह से इसको लिक्विड स्टेट में कहा गया। और जो आंतरिक कोर है ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में है, ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर पी वेव्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा देखी गई। पी वेव हमारा सभी मीडियम में गुजरता है जस्ट लाइक एज ए साउंड वेव, तो यहाँ पर पी वेव्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा देखी गई। इस वजह से इसको सब सॉलिड कहा गया और अर्थ का सबसे डेंसेस्ट पार्ट कहा गया है। बाहरी कोर जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये आपको चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करता है, अर्थात चार्ज पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चार्ज पार्टिकल्स? तो अर्थ आपको जस्ट लाइक मैग्नेट वर्क करती है, ये पता है। तो मैग्नेट
अब पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेट हमने डाल रखा है। पृथ्वी के अंदर है क्या? निकेल और फेरस, अर्थात मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस आपको मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि जो लिक्विड स्टेट है उसमें आपको चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने साइंस में पढ़ा है कि किसी भी लोहे के अराउंड आप अगर किसी चार्ज को पास कर रहे हैं तो वो जस्ट एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। तो सेम यही कंसेप्ट आपका इनर कोर जो है ये सॉलिड हो गया और इस लोहे के एक आप आसपास ये चार्ज पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, अब एक कंसेप्ट ये भी आपका ये हो जाएगा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करें या ये मूव नहीं करें तो फिर अर्थ पे क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ पर आपका जियोमैग्नेटिज्म नहीं लगेगा। ठीक है, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अर्थ का खो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो फिर जो हमारे सन से रेडिएशन जो आते हैं वो डायरेक्ट हमारे ग्राउंड पर पहुंचेगा। अभी क्या होता है कि जैसे आपका ये अर्थ हो गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो अगर सन से हमारा रेडिएशन पहुंचता है, ठीक है, तो सन से जो रेडिएशन पहुंचता है ये क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड से टकरा करके और इधर की तरफ उत्तरी पोल की तरफ या फिर दक्षिणी पोल की तरफ ये चला जाता है और इसी का नाम दे दिया गया ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इसका नाम दिया गया। जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध पर जो लाइट दिखती है कभी कभार विंटर सीजन में, उसका नाम दे दिया गया था ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी गोलार्ध वाले को ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, तो इस कारण जो है आपके अर्थ पर लाइफ सर्वाइव करता है। ठीक है, हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर के 6 पार्ट्स देख लिए हैं, हर एक के 2-2 पार्ट्स। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम आपको यूज करना है एग्जाम्स में। इसमें आपको यहाँ पर सबसे ऊपर हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाया, अर्थात महाद्वीपीय भूपर्पटी। ये आपका पहाड़ वगैरह ऐसे संरचना बना दीजिएगा और इधर थोड़ा ओशियन, तो अच्छा लगेगा डायग्राम। अब ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे आपका ओशियानिक क्रस्ट, इसके बीच में आपका कॉनरॉड असंबद्धता और इसके बाद जो है हमारा अपर मेंटल शुरू होता है। और ये पूरा जितना सॉलिड पोर्शन है अर्थात अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, ओशियानिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन तीनों को मिला करके हमारा लिथोस्फीयर बन गया। लिथोस्फीयर मतलब लिथो मतलब ठोस, चट्टान टाइप स्ट्रक्चर। तो ये चट्टान टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो ठोस है, वो हमारा लिथोस्फीयर। तो ठोस कौन कौन सा था? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन। ठीक है, तो अपर मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन हमने लिथोस्फीयर दिखाया। अब इसके बाद स्टेनोस्फीयर का कंसेप्ट आता है। तो स्टेनोस्फीयर आपका थोड़ा सा ओशियानिक क्रस्ट आएगा प्लस उसके बाद अपर मेंटल, जो कि आपका लिक्विड पोर्शन में रहेगा। अब इसकी जो यहाँ पर जो है मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गई, फिर हमारा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, आर से मैं डिनोट किया हूँ, और फिर इसके बाद जो है हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गया लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। फिर इसके बाद हमारा लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आपका 5150 किलोमीटर पर पड़ता है और अर्थ का रेडियस जो है वो आपका 6371 किलोमीटर। और फिर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी हमारा 5150 किलोमीटर पर, गुटेनबर्ग जो है ये 2900 किलोमीटर पर, फिर रेपेटी 700 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और कॉनरॉड जो है वो लगभग आपका 35 से 40 किलोमीटर के बीच में। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चंस क्या रह सकता है पीटी वगैरह में कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन सा कंटेंट करता है। ठीक है, क्रस्ट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखता है, मेंटल रखता है या फिर कोर रखता है। तो मेंटल की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, कितना? तो पूरे अर्थ का 84% वॉल्यूम आपका केवल मेंटल रखता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डिजिट नहीं, बस ये याद रखना है कि मेंटल का आयतन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो कंटिनेंटल क्रस्ट है इसकी मोटाई कहीं पर पहाड़ों के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, क्रस्ट की मोटाई आपको पहाड़ों के नीचे ज़्यादा होगी और ओशियंस के नीचे कम होती है। तो ओशियंस के नीचे जो आपको एवरेज थिकनेस जो है क्रस्ट की वो आपको केवल 5 किलोमीटर है। पहाड़ वगैरह होगा तो इनके नीचे आपको क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो आपको लगभग 70 किलोमीटर तक देखी जाती है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है पहाड़ों के नीचे, यही रीज़न हो जाता है कि आपको जो ज्वालामुखी वगैरह आते हैं वो आपको पहाड़ों पर कम देखे जाते हैं, हिमालय पर ज्वालामुखी नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो क्यों नहीं देखी जाती है? क्योंकि अब यहाँ से मैग्मा को अगर आना है तो 70 किलोमीटर पेनिट्रेट करना होगा। ठीक है, तो 70 किलोमीटर इतना ईजिली नहीं होगा। ओशियानिक क्रस्ट जो है वो वीक हो जाता है, उसकी थिकनेस जो एवरेज थिकनेस है वो आपको 5 किलोमीटर ही होती है। तो इस वजह से ओशियंस वगैरह में अधिकतर आपको ज्वालामुखी वगैरह ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से आइलैंड्स वगैरह का निर्माण होता है। तो वो हम लोग आगे ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इतना ही है। अब इस पे आपको क्वेश्चंस वगैरह करके आने हैं, और आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। Yeah.